हाय एवरीवन, हम इस वीडियो के अंदर इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइस, ठीक है, विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ओवर टाइम। हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बेनिफिट्स द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर मतलब जो लोन दे रहा है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपने किसी को 100 रुपीज़ दिया, है ना। कुछ टाइम के बाद इन्फ्लेशन की वजह से ये 100 रुपये की जो वैल्यू है अब वो 90 रुपीज़ के बराबर हो गई। तो आप क्रेडिटर हैं क्योंकि आपने लोन दिया। तो पहले आपको 100 रुपीज़ मिल रहा था, अभी आपको जब वो ये वापस कर रहा है ये बंदा जिसने आपसे लोन लिया था, वो सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ की वैल्यू वापस करेगा। हालांकि वो 100 रुपये का नोट ही देगा आपको वापस, लेकिन उस टाइम पे वो जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू 90 हो गई। तो इससे क्या होगा कि आपको लॉस हुआ, यानी क्रेडिटर का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, करेक्ट पूछा हमसे, तो आंसर होना चाहिए ए। आप स्क्रीन को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। डिमांड पुल का मतलब है कि अगर डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कांस्टेंट रहती है या फिर सप्लाई की तुलना में डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ट बाई एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, अगर हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं अगर उनकी कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारे जो प्रोडक्ट है फाइनल आउटपुट होगा उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन लीड टू हायर प्राइसेस एंड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल करेक्ट है ना। दोनों की वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसको हैम्पर करेगा। तो ये तीनों ठीक है स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statement regarding inflation and deflation. Now, inflation refers to the gradual rise in prices of goods and services within an economy, which leads to an increase in the purchasing power of consumer. Now, purchasing power क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करने की यहाँ पर बात कर रहा है, जबकि purchasing power आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। डिफ्लेशन रिफर्स टू द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। नाउ यहाँ पे है डिफ्लेशन, यानी डिफ्लेशन का मतलब है जो पहले सामान आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा था अभी वो 95 रुपीज़ का मिल रहा है। तो जो प्रोडक्ट का दाम है वो क्या हो गया, वो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं डिफ्लेशन। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दैट इज मॉस्पी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सो नाउ वी नो कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी। डिफ्लेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ्लेशन रिफर्स टू दी अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, जहाँ पर वेयर दी ओवरऑल प्राइसेस लेवल डिक्रीजेस। यानी डिफ्लेशन में क्या हो रहा है आपका, डिफ्लेशन में प्राइसेस जो हैं आपके वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, मॉस्पी को भी देख लीजिए, मॉस्पी ही रिस्पॉन्सिबल है आपको ट्रैक करने के लिए इन्फ्लेशन जो इंडिया के अंदर होता है, पर्टिकुलरली होती है CPI, है ना, CPI की हेल्प से होता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। श्रिंकफ्लेशन, है ना, श्रिंकफ्लेशन क्या इसका मीनिंग है, प्राइसेस ग्रेजुअली राइजेस ओवर टाइम एट अ मॉडरेट रेट। जी नहीं, श्रिंकफ्लेशन होता है सिचुएशन वेयर प्रोडक्ट साइजेस डिक्रीजेस वाइल द प्राइसेस रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कभी आपने ऐसे देखा होगा कि पहले जो 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट आता था उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अभी जो 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट आता है उसका साइज़ कम है। ऑल दो प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, बट प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी जो आपको पहले ज़्यादा मिल रहा था अभी वो क्वांटिटी कम मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी प्रोडक्ट का साइज श्रिंक हो जाना। तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, प्राइसेस इंक्रीजेस परसिस्टेंटली ड्यू टू सप्लाई चेन और प्रोडक्शन इम्बैलेंसेस। यानी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से, है ना, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से जो इन्फ्लेशन है उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है यही, है ना। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब कोई जो प्राइसेस है, प्राइसेस बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये सिचुएशन इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इसमें से करेक्ट हमें पूछा गया है, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ही करेक्ट पेयर्ड मैच्ड है। तो हम यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए।
है ना। राइसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्फ्लेशन के रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट, जो सामान को प्रोडक्ट को बनाने में जितना पहले कॉस्ट लग रहा था अभी उससे ज़्यादा हमें कॉस्ट लग रहा है हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन आता है। मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आ जाना, है ना, तो प्राइसेस उससे भी इफेक्ट होती हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन रिफर्स टू ए ग्रेजुअल एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर टाइम, टिपिकली एट अ मॉडरेट रेट। करेक्ट, यानी इंक्रीज तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट एक मॉडरेट रेट से हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं हो रहा है। With reference to headline and core inflation, consider the following statement. Now, headline inflation measures the changes in price of all goods and services included in the CPI, है ना। तो ये कह रहा है कि ये सारे गुड्स और सर्विसेज को जो कि CPI में है उसको मेज़र करता है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वोलाटाइल फूड्स एंड एनर्जी प्राइसेस, ठीक है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो उसके अंदर से अगर हम जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगर हम जो आपके वोलाटाइल फूड है ना, जो फूड और एनर्जी प्राइसेस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या जाता है, कोर इन्फ्लेशन। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज हायर दैन कोर इन्फ्लेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हो सकता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकता है कुछ टाइम के बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो जाए। रीज़न भी, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर हम ऐड कर देते हैं किसको, फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को भी, तो इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर वोलाटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो 5 का आंसर होना चाहिए ए, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन कैन बी हायर और लोअर देन कोर इन्फ्लेशन। इफ फूड्स एंड एनर्जी प्राइसेस आर राइजिंग रैपिडली, हेडलाइन इन्फ्लेशन विल बी हायर देन कोर इन्फ्लेशन। हाउएवर, इफ फूड एंड एनर्जी प्राइसेस आर फॉलिंग, हेडलाइन इन्फ्लेशन मे बी लोअर देन कोर इन्फ्लेशन, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया है स्टैगफ्लेशन को लेकर के, है ना, इसमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है स्टैगफ्लेशन का। सो बेसिकली स्टैगफ्लेशन को अगर हम बात करें तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैग मतलब स्टैगनेंट, है ना, स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फ्लेशन भी है, तो इसमें आप इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, यानी इकोनॉमिक जो है वो स्टैगनेंट है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, प्लस इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की कंडीशन। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सिनेरियो परफेक्टली गिवन है। अ सिनेरियो वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ हाई, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई बोला गया है यहाँ पे, हमने यहाँ पर देखा है स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये रॉन्ग हो गया। एन इकोनॉमिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग इन्फ्लेशन, स्टैगनेंट ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रहा है स्टैगफ्लेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। ये सब के सब एक साथ हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं प्राइस इंडेक्स, और बताना है हमको ये कौन पब्लिश करता है ना। तो सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI यानी रिटेल इन्फ्लेशन बाय NSO, बिल्कुल सही बात है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो, ये भी करेक्ट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो तीनों करेक्टली मैच्ड है, तो हमसे पूछा गया है करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। इसको बताने के लिए के साथ साथ मैं एक बात और बता देता हूँ, है ना, कि NSO जो है वो आपका CPI के डेटा को पब्लिश करता है, CPI इंडेक्स को पब्लिश करता है, कौन कौन से, CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड। ये जो तीनों हैं ये मंथली बेसिस पे आते हैं बाय NSO। और अगर लेबर ब्यूरो की मैं बात करूँ तो लेबर ब्यूरो भी CPI को निकालता है, बट ये कौन कौन से होते हैं, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI रूरल लेबर। जो इनके डेटा है वो कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बता दिया है, वो निकालता है कौन, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक होता है आपका GDP डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर, ये भी एज ए इंडेक्स काम करता है, किसका, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन को पहचानने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये भी डेटा कौन निकालता है, NSO। GDP डिफ्लेटर का मतलब होता है नॉमिनल GDP डिवाइड बाय रियल GDP। अगर हमने दोनों का रेशियो निकाला तो वही हो जाता है आपका क्या, GDP डिफ्लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट रिवाइसेस डियरनेस अलाउंसेस ट्वाइस अ ईयर, है ना, तो बिल्कुल सही बात है। हम जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इसको
साल में 2 बारी रिवाइज करती है। कौन कौन से मंथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। ट्वाइस अ ईयर है इन जनवरी एंड जुलाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यानी जो प्रोड्यूसर है ना, उसकी पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पर इंडेक्स देख रहे हैं। Now, PPI measures the average change in the prices of goods and services at both input and output stages of production, है ना। यानी बिल्कुल करेक्ट है ये। इनपुट स्टेज पे भी होता है और आउटपुट स्टेज। मान लेते हैं आप कोई इंटरमीडिएट, जो कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कुछ आप इंटरमीडिएट गुड्स मिलाते हो एंड फिर उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। मान लेते हैं आपने बनाया केक, तो उसके लिए आपको कुछ ब्रेड का यूज़ करना पड़ा, है ना। फिर इसको आपने क्रीम वगैरह यूज़ करके आपने केक बनाया, है ना। अनलाइक दिस PPI फोकस ऑन द प्राइसेस दैट प्रोड्यूसर्स रिसीव रादर देन रिटेल प्राइसेस। तो बिल्कुल करेक्ट है। जाहिर सी बात है, अगर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है तो जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर्स को मिलेगा हम उसे ही कंसिडर करेंगे। PPI इंक्लूड्स ओनली फिनिश्ड गुड एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट इनपुट। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर आपको PPI कंसिडर कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर आप इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे, है ना। सो बिना इंटरमीडिएट गुड्स के आप PPI नहीं निकाल सकते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे देख लीजिए, PPI मेजर्स प्राइसेस बोथ व्हेन गुड्स एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड व्हेन दे लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी आउटपुट PPI। स्टेटमेंट 2 को भी देख सकते हैं यहाँ पर, फोकस ऑफ PPI इज ऑन द प्राइसेस प्रोड्यूसर्स रिसीव फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज विच एक्सक्लूड्स टैक्सेस, सब्सिडीज एंड ट्रेड मार्जिन्स इंक्लूडेड इन द CPI, जो कि CPI में होता है बट इसके अंदर नहीं होता है PPI में। स्टेटमेंट नंबर 3 को भी एक बार आप देख लीजिए, PPI कवर्स नॉट ओनली फिनिश्ड गुड्स बट ऑल्सो इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GDP डिफ्लेटर और इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। Now, it is the ratio of nominal GDP to the real GDP expressed as a percentage and serves as a measure of inflation। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जो आपका GDP डिफ्लेटर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रियल GDP, द GDP डिफ्लेटर हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द एक्सटेंट टू विच an increase in GDP occurs due to rising prices versus increased output। तो बिल्कुल करेक्ट है ना। हम GDP डिफ्लेटर से ये बता सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट GDP डिफ्लेटर। अगेन GDP डिफ्लेटर पे क्वेश्चन है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जाहिर सी बात है, GDP के अंदर हम GDP का हेल्प ले रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं कंट्री के अंदर, हमें उस GDP डिफ्लेटर में लेकर के आते हैं। इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द रियल GDP ऑफ ए कंट्री। नाउ वी नो द फार्मूला नॉमिनल अपॉन रियल GDP। नाउ अगर रियल GDP बढ़ेगा तो हमारा GDP डिफ्लेटर वो क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए। तो इट डज नॉट इंक्रीजेज बट डिक्रीजेज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्राइजेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड। नाउ GDP की डेफिनेशन में ही ये पता है हमें क्या होता है कि जो गुड्स सर्विस या फिर सर्विसेज हमारे इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ हम उसे ही GDP में कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो GDP डिफ्लेटर में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो GDP का पार्ट हम नहीं होता है वो इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्टेड वाले पार्ट होते हैं GDP के, बट इम्पोर्टेड गुड्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो GDP डिफ्लेटर में भी नहीं शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ओनली 1। Now, GDP deflator is a price index that reflects the average price level of all goods and services included in GDP. It is used to convert nominal GDP into real GDP by removing the effect of inflation। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला यही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। Now, unlike specific prices, GDP indices such as consumer price index, which only measures the price changes of a fixed basket, and GDP deflator covers the entire economy, है ना। CPI हमें पता है, CPI के अंदर एक फिक्स्ड बास्केट होता है एंड GDP डिफ्लेटर के अंदर हम पूरी इकोनॉमी को हम एक साथ कंसिडर कर रहे होते हैं। GDP डिफ्लेटर इटसेल्फ डज नॉट इनहेरेंटली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रियल GDP। वही सेम फार्मूला को भी अप्लाई करके इसको आप समझ सकते हैं। इन थर्ड स्टेटमेंट को अभी आप देख सकते हैं, GDP डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स।
ठीक है। GDP डिफ्लेटर इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली विद इन ए कंट्री, है ना। सो ये रही आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट। तीनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, आप इसको पॉज करके थोड़ा टाइम लीजिए और एक बार समझ लीजिए इसको। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द के शेप्ड रिकवरी। नाउ के शेप्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, यानी वो और ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं स्टेटमेंट 1, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट, जी नहीं, it occurs following an economic recession characterized by more or less steep decline in the economy but without a correspondingly steep recovery, बिल्कुल नहीं। only some sector of the economy experiences growth while other continues to stagnate or decline। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट को, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। इसके अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया गया है, जैसे डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में क्या हम देख रहे हैं, इसमें डबल डिप रिसेशन हो रहा है, एक रिसेशन इस पॉइंट पे हो रहा है और एक रिसेशन इस पॉइंट पे हो रहा है, तो इसे कहते हैं डबल डिप रिसेशन। एक होता है एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी के अंदर क्या होता है कि टाइप ऑफ रिकवरी कैरेक्टराइज बाय स्लो रेट ऑफ रिकवरी विद परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ऐसे होता है कि यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड रिकवरी में कि जो इकोनॉमी है वो जल्दी से डिक्लाइन करी और लेकिन फिर से वो ऊपर उठ गई। क्वेश्चन नंबर ऐसे एक वी शेप्ड रिकवरी भी है, यानी स्टीप डिक्लाइन हुआ लेकिन फिर अचानक से बढ़ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर दैट कैन बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग रेसेशन इन एन इकोनॉमी। नाउ रेसेशन है इकोनॉमी में, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है। लोग क्यों कम हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास हो सकता है मनी सप्लाई उतना ज़्यादा ना हो, यानी मनी सप्लाई बेसिकली कम है उस टाइम। तो इकोनॉमी में क्या चीज़ होना चाहिए जिससे ये कंडीशन इंप्रूव कर सके ना। अगर रिड्यूस करते हैं हम इंटरेस्ट रेट को, अगर इंटरेस्ट रेट हम रिड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो रिसेशन में हेल्प करेगा, करेक्ट। तो मनी सप्लाई हमें इंक्रीज़ करवाना है कुल मिला के, तो इससे हो रहा है। इम्प्लीमेंटिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट को हम इंक्रीज़ कर देंगे इससे क्या होगा, मनी सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मनी महंगा हो जाएगा, है ना। तो लोन्स महंगे आएंगे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से। तो लोअरिंग दी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, अगर आप SLR को डिक्रीज़ कर देंगे तो बैंक्स के पास ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो यानी वो लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएगा, है ना। तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी तो यानी मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा, तो ये भी, इससे भी आपका क्या होगा, रिसेशन में आप हेल्प कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो अप्रोप्रिएट फॉर टैकलिंग रिसेशन, है ना। तो क्या हो गया, 1, 3 and 4, यानी 3 स्टेटमेंट्स, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके एक बार आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ कमिटीज़ दी गई हैं और बताया गया है कि इनका रिकमेंडेशन, है ना, और इसको बताना है कि इसमें से कौन कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। नाउ BN गोलदार कमेटी, है ना। BN गोलदार कमेटी क्या ये लिंक्ड है MG नरेगा से, ठीक है। आगे देखते हैं रमेश चंद्रा कमेटी, ये थी बेसिकली आपकी रिवाइज करने में बेस ईयर फॉर CPI। उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए था। जो महेंद्र देव वर्मन कमेटी थी बेसिकली ये थी आपकी MG नरेगा के लिए, है ना। तो ये करेक्ट यहाँ पर मैच होना चाहिए था इसको, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। हमें ये पता है कि स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट। तो हम ऐसे भी इस आंसर के पास हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो यानी 2 and 3, यानी रमेश चंद्र कमेटी जो है वो रिवाइज करने के लिए ही था बेस ईयर फॉर CPI, एंड उर्जित पटेल मॉनेटरी पॉलिसी के लिए था। महेंद्र देव वर्मन कमेटी जो है वो आपके MG नरेगा को लिंक करने के लिए था कि CPI रूरल लेबर से इसको लिंक किया जाए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आगे देख लेते हैं। पेयर 1 जो बिस्वंत गोलदार कमेटी थी, ये 26 मेंबर की कमेटी थी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मॉस्पी टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर नेशनल अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। ये नेशनल अकाउंट्स के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए थी। रमेश चंद्रा कमेटी रिकमेंडेड अपडेटिंग द बेस ईयर फॉर द CPI टू बेटर रिफ्लेक्ट करंट कंजम्पशन पैटर्न। उर्जित पटेल की कमेटी जो थी
वो थी किससे एसोसिएटेड थी, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से एसोसिएटेड थी। महेंद्र देव वर्मन कमेटी जो इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो वेजेस हैं एमजी नरेगा के अंदर उसको हम सीपीआई रूरल लेबर से लिंक करें। तो याद रखना आप, एम फॉर महेंद्र देव वर्मन और एम फॉर एमजी नरेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी को ही हम कहते हैं स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी। इसी को ही हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, करेक्ट है। इसमें एब्सेंस ऑफ मार्केट है, प्रॉपर्टी राइट विल बी गिवन टू इंडिविजुअल। एब्सेंस ऑफ मार्केट है, जाहिर सी बात है, इसके अंदर मोनोपोली है ना, मोनोपोली है, तो सब कुछ कौन करा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट करा रही है। प्रॉपर्टी राइट विल बी गिवन टू इंडिविजुअल्स, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते हैं। नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर मोनोपोली होती है गवर्नमेंट का। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑल आर करेक्ट। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है इसी को ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, है ना, जो हम देखते हैं सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसका एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो हम चाइना में देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी हम देखते हैं जो एस्टवाइल यूएसएसआर है ना, उसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट ट्राइड बाय द बोल्शेविक्स इन द यूएसएसआर, फ्रॉम वेयर इट इज स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ ईस्टर्न यूरोप, है ना, जो सोशलिस्ट ब्लॉक कहलाते हैं। एंड इसी का जो पूरा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है वो हम देखते हैं कम्युनिस्ट चाइना के अंदर। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम पीरियड। नाउ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़्यादा है, यानी मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है, अभी इस मनी सप्लाई को आपको क्या करना है, कम करना है। तो ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जिससे मनी सप्लाई कम होगी, उसी से आपका इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इंक्रीज़ इन प्रोपोर्शनल टैक्स, अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो इससे इन्फ्लेशन आप बिल्कुल टैकल कर सकते हैं। रिडक्शन इन रेपो रेट, ना अगर आपने रेपो रेट को डिक्रीज़ किया, यानी बैंक्स के पास मनी बढ़ जाएगा, यानी वो ज़्यादा लोगों को लोन देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा इससे, तो इससे हमारा इन्फ्लेशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। डिक्रीज़ इन ट्रांसफ़र पेमेंट, ना अगर ट्रांसफ़र पेमेंट कम होगा यानी लोगों के पास मनी कम आएगी, यानी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो इससे भी हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, ना अब ये एक्सपोर्ट अगर आप कर देंगे, मान लेते हैं मार्केट के अंदर 100 एप्पल्स थे एंड इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि इन्फ्लेशन था। अगर आपने इस 100 में से 40 एप्पल्स एक्सपोर्ट कर देंगे तो वैसे भी पहले आपके पास सामान कम था, अभी और सामान कम हो गया, 60 हो जाए, 60 अवेलेबल रहेगा, तो इससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यानी आप स्टेटमेंट 4 को भी नहीं कंसिडर करेंगे। सो आपको बताना है कि किस किस चीज़ से आप इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करेंगे, राइट। तो हम सिर्फ 1 और 3 का ही हेल्प ले सकते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ओनली 2, है ना। आगे चलते हैं। नाउ 17, टू असेस गवर्नमेंट्स करंट फिजिकल imbalances, consider the following. Now, which of the statement given above outline the purpose behind the calculation of primary deficit? ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली होता क्या है, प्राइमरी डेफिसिट होती है कि गवर्नमेंट के पास जो भी फिजिकल डेफिसिट है उसके अंदर से अगर इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट को के पीछे हमारा बेसिकली रीज़न क्या है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। टू असेस द गवर्नमेंट्स करंट फिजिकल इम्बैलेंसेस, बिल्कुल अभी गवर्नमेंट का क्या फिजिकल इम्बैलेंसेस है उसको अच्छा आसानी से हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। टू असेस द गवर्नमेंट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है, जितना आपको पता रहेगा कि कितने की आपको ज़रूरत है, राइट। अगर आपको ये चीज़ पता है तो कितने एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं गवर्नमेंट की। टू असेस द डेफिसिट इन द रेवेन्यू बजट, ना रेवेन्यू बजट के डेफिसिट को आप इससे असेस नहीं करते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो अलग है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट आ जाएगा उससे, करेक्ट। तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 और 2। बाकी यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं ना, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर बात हो रही है तो हम देख लेते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स की। सो बेसिकली डेफिसिट जो है आपके ब्रॉड 5 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि पूरा गवर्नमेंट को टोटल जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को एक साल के अंदर 1000 रुपये का एक्सपेंडिचर करना है, बट उसके पास 900 रुपीज़ है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो भी होता है यानी 100 रुपीज़, यही गवर्नमेंट का क्या होता है, यही होता है आपका फिजिकल डेफिसिट।
ना रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो भी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीट है, इन दोनों का अगर डिफरेंस हम निकाल लें तो हो जाता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मैंने बता दिया, प्राइमरी डेफिसिट मतलब कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है ना, इस फिजिकल डेफिसिट के अंदर कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है ना। इस मान लेते हैं 100 रुपीज़ डेफिसिट था, इस डेफिसिट के अंदर भी कुछ इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बोरो करती है ना, उस बोरोइंग के लिए गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट पे करेगी, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। फोर्थ है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के बीच में जो डिफरेंस था वही था आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ना गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ ग्रांट्स देती है। ग्रांट्स का मतलब ऐसे कुछ पैसे देती है कि ले जाओ खर्चा पानी करो अपना, स्टेट्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, है ना। सो ये ग्रांट्स जो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, करेक्ट, क्योंकि इससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अपना एसेट खुद के लिए अपना एसेट क्रिएट नहीं किया। बट हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जब ये पैसा मिले तो ये कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करे इस चीज़ में, करेक्ट। ये ग्रांट्स का हेल्प लेके कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे अगर स्टेट, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया टोटल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स मिली हैं उसमें से जो पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ हुआ है, अगर हम उसको रेवेन्यू डेफिसिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू जो ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स के में दिए हुए कितने पैसे हम कैपिटल की वजह की हेल्प से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं स्टेट में, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, करेक्ट। सो आप इसको और पॉज करके और बेहतर तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट शोज करंट ईयर बोरोइंग्स अपार्ट फ्रॉम द पास्ट इंटरेस्ट बर्डन, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, ठीक है। सो ये इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। हमारे पास सिर्फ 17 क्वेश्चन थे इस बुक में। आने वाले टाइम पे हम इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए। जिसने हम इसके बाद करेंगे अपना मनी, हमारा पार्ट हो गया है लगभग, अब बैंकिंग सेक्टर बचा हुआ है, इसके बाद हम बैंकिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में।